हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आर के गौड आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 20 जनवरी का करंट अफेयर्स, जहां पर हमारे देश के जो युवा खिलाड़ी है वो ग्रैंड मास्टर बनने की होड़ में लगे हैं। तो वहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी और से पदक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कौन सा पदक है, क्या है, ये सब चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहले कोटेशन देख लेते हैं कि जब लोग आप पर हंसे तो प्रतिक्रिया मत दो। और ये बातें कही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, और इन्होंने सिद्ध भी किया है कि 1971 में जब हमारे देश की पहली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 का टेस्टिंग किया जा रहा था और वो फेल हो जाती तो पूरी दुनिया जब हमारे ऊपर हंस रही थी, तो उस समय भी ये संयम बना कर रहते हैं। और उसके ठीक अगले साल ही 18 जुलाई 1980 में उसकी केवल सफल परीक्षण नहीं करते हैं, बल्कि केवल सफल परीक्षण ही नहीं बल्कि जो हमारी देश की पहली सैटेलाइट थी रोहिणी, उसे भी प्रक्षेपित करते हैं और उससे उसकी कक्षा में पहुंचाते हैं। तो ये थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यानी कि हम जो अपनी एनर्जी किसी को साबित अपने आप को साबित करने के लिए किसी को दिखाते हैं, वही एनर्जी लगा करके हम अपने आप को कुछ सफल बनाने में लगा लें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। पहला सवाल है कि हाल ही में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। हाल ही में भारत के 92वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये है आर्यन वार्ष्णेय। क्या बने हैं? ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब ये बोलोगे सर ग्रैंड मास्टर क्या है, तो भाई साहब ये एक टाइटल है। कौन से खेल में दिया जाता है, तो भाई साहब ये दिया जाता है चेस में। किस में दिया जाता है? चेस में। बोलोगे सर ये सबसे बड़ा टाइटल है क्या? नहीं भाई, इससे बड़ा एक टाइटल है, और ये है वर्ल्ड चैंपियन का। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन का सबसे बड़ा ये है। फिर उसके बाद जीएम आता है, यानी कि ग्रैंड मास्टर। कहोगे सर और कुछ भी है क्या, तो मैं बोलूँगा कि भाई और भी है। सीएम का मतलब हो गया कैंडिडेट, ये भी दिया जाता है। आप कहोगे जीएम देता कौन है, तो जीएम फीदे देता है। फीदे ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, वो क्या करती है, ये देती है। सीएम हो गया, आईएम हो गया, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मास्टर। इंटरनेशनल क्या है, ये मास्टर है। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एफ एम। ये क्या है? फीदे। फीदे मास्टर। फीदे मास्टर क्या है, ये फीदे मास्टर। तो ये है आपका इसके बारे में डिटेल्स। 92 नंबर के ये बने हैं आर्यन वासणे, और 91 नंबर के बनेंगे प्रवीण प्रवीण वी। आप कहोगे सर ये बताओ कि भारत देश का जो पहला ग्रैंड मास्टर था वो कौन था, तो मैं बोलूँगा भाई वो था विश्वनाथन। वो थे विश्वनाथन आनंद। कौन थे? विश्वनाथन आनंद। कब ये बने थे, तो पहली बार ये 1988 में बने थे। कहोगे सर हमारे देश की पहली महिला कौन है जो ग्रैंड मास्टर बनी थी, तो मैं कहूँगा कि भाई वो थी विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी। कब बनी थी ये? 2001 में बनी थी। 2001 में। आप कहोगे सर ये खेल कहाँ पे खेला गया था, तो ये भाई साहब हर साल होता है आर्मेनिया में। कहाँ पे होता है? आर्मेनिया में। ठीक है, ये आर्मेनिया में आद्रानिक मार्गयान आद्रानिक मार्गयान मेमोरियल टूर्नामेंट के नाम से होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय है। और फीदे क्या करते हैं? फीदे इसको देती है। ठीक। क्या नोबल शांति पुरस्कार आधिकारिक तौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है? आप इसका सवाल खुद ही जवाब खुद ही बताएंगे। मैं आपको पहले एक कहानी सुना देता हूँ कि आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है। तो भाई साहब ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है ना, राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में क्या किया है, हाल ही में एक कांड हुआ है कि जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला है, वहाँ के जो हेड थे मादुरो। कौन थे? मादुरो। ठीक है। तो अमेरिकी राष्ट्र, क्योंकि जो वेनेजुएला ये अपने आप में क्या है, संप्रभु देश है। ठीक है। और यूएस जो है ये भी संप्रभु देश है। लेकिन यूएस जो है अपने आप को पूरे दुनिया का करता धरता मानता है। डोनाल्ड ट्रंप रात को निकलते हैं, रात को अपनी पूरी फोर्स लेकर के जाते हैं और मादुरो को क्या कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। और मादुरो अभी भी अमेरिका के कस्टडी में है। ठीक है। लेकिन लेकिन है क्या कि 2000 यहीं पे वेनेजुएला की एक विपक्षी नेता है जिनका नाम है मारिया। जिनका नाम है मारिया। और इन्हें सन 2025 का नोबल पीस प्राइज मिला है। नोबल पीस
प्राइज मिला है, यानी कि नोबेल के क्षेत्र का शांति पुरस्कार मिला है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ये वो कब से, जब पुरस्कार घोषित नहीं हुआ था तभी से बोल रहे थे कि मैंने इतने देशों का युद्ध रुकवा दिया है शांति के क्षेत्र में, मुझे तो ये पुरस्कार मिलने चाहिए। तो ये इसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा लालयित थे, ठीक है। लेकिन ये पुरस्कार इनके हक में आया नहीं। तो अभी जैसे ये मादुरो गिरफ्तार हुए हैं ना, तो उसके बाद मारिया आते हैं कहाँ पे, अमेरिका आते हैं और इनसे मिलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं। और जो पदक था ना, पदक, क्योंकि पुरस्कार स्वरूप अगर देखेंगे नोबेल पीस प्राइज के पुरस्कार स्वरूप तो आपको एक पदक मिलता है, डिप्लोमा मिलता है और प्राइज मनी यानी कि पैसे मिलते हैं। तो वो जो पदक है, पदक के साथ फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दिए हैं, और वो जो पदक है डोनाल्ड ट्रंप को दे देते हैं और कहते हैं कि इसके असली हकदार आप ही हो, क्योंकि हमारे जो देश को आज़ादी दिलाई है ना आपने, वो उसके योगदान में ये मैं आपको सम्मान स्वरूप दे रहा हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप भी इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि ये तो चाहिए ही था मुझे, आपने दे दिया तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तो ले ही लेता। तो इन्होंने ऐसा किया। फिर इन्होंने ये भी दावा किया कि मैंने 8 से ज़्यादा युद्धों को रुकवा दिया है। तो ऐसा ऐसा दावा किए। लेकिन जैसे ये सब चीज़ें जब नोबल कमेटी के पास पहुँचती है तो नोबल कमेटी तुरंत एक निर्णय सुनाती है। वो क्या बोलती है कि जो भौतिक पदक है यानी कि जो फिजिकल मेडल है ना, वो तो आप किसी को भी दे सकते हैं, किंतु याद रखिए कि जो वास्तविक उसका यानी कि जो आधिकारिक तौर पे पुरस्कार विजेता है ना, वो वही इंसान रहेगा जिसको शुरू में ये पदक दिया गया था, यानी कि जिसको नोबल कमेटी ने ये प्राइज यानी कि मेडल ये दिया था, वही रहेगा। यानी कि अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो मेडल है वो तो डोनाल्ड ट्रंप के पास है, किंतु वास्तविक विजेता अभी भी कौन बनी रहेंगी, मारिया बनी रहेंगी। कौन बनी रहेंगी, मारिया बनी रहेंगी। तो अब बताइए आप कि क्या नोबेल शांति पुरस्कार आधिकारिक तौर पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है? तो आंसर है कि नहीं कर सकता। वो केवल मेडल एक इंसान से दूसरे इंसान को दे सकता है, लेकिन ये चीज़ नहीं कर सकता, विजेता वही बना रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत 1901 में हुई थी और संस्थापक जो है ये अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के जो आविष्कारक है उन्होंने की थी। ये कुल 5 श्रेणियों में दी जा रही है। पुरस्कार में आपको स्वर्ण पदक मिलता है, डिप्लोमा मिलता है और नगद राशि मिलती है। शांति पुरस्कार की जगह शांति जो पुरस्कार है वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी जितने भी पुरस्कार है वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। क्योंकि ये अपवाद स्वरूप है तो ये इसके पूछे जाने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है। न्यूजीलैंड का एक तट है और वहाँ पे एक विशाल ब्लैक कोरल देखा गया है। और वो जो कोरल है कितना साल पुराना है, तो वो कोरल जो है भाई साहब वो 300 से 400 साल पुराना है। तो ये 13 मीटर 13 फीट क्या है, 13 फीट लंबा है और 15 फीट क्या है, 15 फीट क्या है ये चौड़ा है, यानी कि 4 मीटर लगभग ऊंचा है और 4.5 मीटर के आसपास ये क्या है, चौड़ा है। ये कहाँ पे देखा गया है, तो ये देखा है न्यूजीलैंड के फ्योर्डलैंड फ्योर्डलैंड। ये एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क के पास वाला जो समुद्री इलाका है वहाँ पे देखने को मिला है। आप बोलोगे सर ये फ्योर्डलैंड कहाँ पे है? तो भाई ये न्यूजीलैंड क्या है ना, 2 भागों में बटा हुआ है। जब 2 भागों में बटा है तो एक नॉर्थ है एक साउथ है। साउथ में भी ये जो साउथ में जो साउथ आइलैंड है उसमें भी आप सबसे साउथ में चले जाइए। साउथ में जब जैसे ही जाएंगे तो आप पश्चिम साउथ पश्चिम में जाइए तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है साउथ आइलैंड में भी। आप साउथ में एकदम जाइए तो ठीक है, ये देखिए फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क है ना, तो यहीं पे ये मिला हुआ है। और ये जो वेलिंगटन में ना एक यूनिवर्सिटी है और इसका नाम है कोलंबिया। कौन सी यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। और यही यूनिवर्सिटी इसको क्या की है, खोजी है, ठीक है। यही यूनिवर्सिटी इसको खोजी है। गूगल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए जेम्मा ट्रांसलेट जेम्मा क्या है, ये ट्रांसलेट जेम्मा की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता यह है कि भाई साहब ये 55 भाषाओं में ना उच्च गुणवत्ता वाला अनुवाद करने में ये सक्षम है। इसे किसने बनाया है? तो इसे बनाया गूगल ने बनाया है। और ये जो आधारित बेस्ड है वो क्या है, जेम्मा 2 पे बेस्ड है। ये मशीन ट्रांसलेशन यानी कि मशीनी अनुवाद के लिए इसे बनाया गया है। 55 भाषाओं में यह क्या कर सकता है, अनुवाद कर सकता है। ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर इसका तकनीक है।
ठीक है। ये ओपन वेट है, यानी कि ये सबके लिए खुला है, यानी कि डेवलपर्स और शोधकर्ता जो है ये सीधे इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगला सवाल है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया को, रिस्क मतलब किस चीज़ से खतरा है, उस पर रिपोर्ट निकाला गया है 2026 में। तो उसकी थीम क्या रखी गई है? उसकी थीम ये रखी गई है कि प्रतिस्पर्धा का युग, यानी कि एज ऑफ कंपटीशन। ये कौन निकाला है? तो ये निकाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसने निकाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। ये इसने दाओस में एक बैठक हुई है, दाओस में एक बैठक हुई है और ये हर साल होती है। जब बैठक हुई तो उसमें बोला कि ये जो 2026 है ना, ये प्रतिस्पर्धा के युग यानी कि एज ऑफ कंपटीशन, इसका मुख्य थीम रखता है। अब अगर आप बात करेंगे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की, यानी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की अगर बात करते हैं आप, GRR की, तो इसे दो भागों में बांट करके देखा जाता है। एक ये भाग 10 साल के लिए देखा जाता है कि कौन ऐसा रिस्क है जो ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं दीर्घकालिक। क्या बोलते हैं? दीर्घकालिक। ठीक है। एक निकालता है अल्पकालिक, अल्पकालिक। ठीक है, ये कितने साल के लिए? तो ये 2 साल का। ये चीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है वो उसमें दीर्घकालिक कितने साल का होता है और अल्पकालिक कितने साल का होता है, ये चीज़ें पूछी जा सकती है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। जो अल्पकालिक है ना, इसमें इसने क्या दिया है? देखिए, इसमें दिया है कि भू आर्थिक टकराव। क्या दिया है? भू आर्थिक टकराव। भू आर्थिक टकराव में क्या होता है? जैसे टैरिफ युद्ध हो गया, व्यापार प्रतिबंध हो गया, एक दूसरे के ऊपर सैंक्शन लगा देना, एक दूसरे के जो सामान है उनको रोक देना, ये सब किस में? भू आर्थिक टकराव में। आपने अभी देखा होगा कि अमेरिका ने सैंक्शन जब लगाया था तो उसके बाद चाइना ने भी सैंक्शन लगाया। जितना ये बढ़ा रहा है उतना ये बढ़ा रहा है, जितना ये कम्पिटेटिवनेस अपना बढ़ा रहा है उतना वो भी बढ़ा रहा है। तो ऐसे तैसे करके क्या हुआ, चले जा रहे थे। ठीक है। तो यही आपका क्या है कि ये प्रथम स्थान पे रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। अल्पकालिक में सबसे ऊपर प्रथम स्थान पे भू आर्थिक टकराव है, इसे ध्यान रखिएगा। द्वितीय स्थान पे है कि राज्यों के बीच सशस्त्र संघर्ष। आपने देखा होगा कि इस समय जो है ना, युद्ध की जो भावना है वो ज़्यादा बढ़ गई है और एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध कर रहा है। इससे उनके बीच में जो सिक्योरिटी यानी कि इनसिक्योरिटी की भावना है वो भी ज़्यादा बढ़ रही है। लोग एक दूसरे से अपनी रक्षा के लिए रक्षा जो हथियार है वो बढ़ाने में लगे पड़े हैं। ठीक है। तृतीय स्थान है कि गलत सूचना और दुष्प्रचार। आप देख रहे होंगे, जैसे अगर आप एआई का देखेंगे तो इस समय एआई का यूज डीप फेक जैसी चीज़ों के लिए हो रहा है। वहीं पे दुष्प्रचार की बात करेंगे तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दुष्प्रचार किया जा रहा है, यानी कि जो ज्ञान है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, चीज़ें कुछ और है, दिखाई कुछ और जा रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये तीसरा स्थान था। अगर आप बात करते हैं कि दीर्घकालिक में, तो उसमें आ जाएंगे कि अत्यधिक मौसमिक घटनाएं, यानी कि जो पर्यावरणीय हमारे प्रभाव है वो आपके इसमें आ जाएंगे पहले स्थान पे। ठीक है, इसमें एआई आएगा वो 5वें स्थान पे। अब भारत के लिए क्या है? तो भारत के लिए, भारत को सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से? तो भाई साहब ये साइबर सुरक्षा से। क्योंकि हमारा भारत जो है ना डिजिटली ज़्यादा निर्भर है। तो जैसे डिजिटली ज़्यादा निर्भर हुआ तो उसमें अगर कोई वायरस या कुछ आता है या फिर उसमें कोई फ्रॉड वाली चीज़ें आती है तो वो क्या होगा, पूरी की पूरी धड़ाम धड़ा गिर जाएगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से है? तो साइबर सुरक्षा से है। ये पूछा जा सकता है आपसे सवाल कि जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई थी उसमें भारत को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खतरा था, तो वो साइबर सुरक्षा से था। अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखते हैं तो निष्कर्ष के रूप में देखेंगे कि जो रिपोर्ट है उसके अनुसार विश्व अब सहयोग के बजाय सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा पर अधिक ध्यान दे रहा है, जिससे वैश्विक की स्थिरता को खतरा है। क्योंकि पहले जो देश थे वो एक दूसरे का सहयोग किया करते थे, लेकिन अब जो देश है ना वो एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी बन गया कि अगर वो 1 रुपया कमाएगा तो मैं 2 रुपया, अगर वो 2 रुपया कमा रहा है तो मैं 3 रुपया, उससे पीछे नहीं रहना है। और एक देश ऐसा भी चाह रहा है कि अपना साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत वो एक देश दूसरे देश को कवर भी करना चाह रहा है। और दूसरा जो देश है वो उससे बचने के लिए अपनी जो रक्षा हथियार है वो उसे क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे तैसे करके जो एक दूसरे के भरोसा है वो खत्म हो गया है। ये देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप देख लीजिए, 1971 में ये बना था। ये जिनेवा में इसके क्या है? मुख्यालय। अगर बात करेंगे कि क्या सर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोई और भी रिपोर्ट निकालती है क्या, तो भाई ये और भी रिपोर्ट निकालती है।
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट आपने देख लिया, ये 21वां संस्करण था। जबकि ग्लोबल जेंडर गैप भी यही निकालते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी यही निकालते हैं, फ्यूचर जॉब रिपोर्ट्स भी यही निकालते हैं, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी यही निकालती है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे 84 सब्सक्राइबर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया, और ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है आपका ऑप्शन सी है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र वही कुरुक्षेत्र है जहाँ पे महाभारत की क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि स्थान की, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में, लेकिन मुख्य जो केंद्र है वो पेहुआ और आदिबद्री है, ठीक है, वर्ष 2026 के लिए। वर्ष 2026 में ये जनवरी माह में आयोजित की जाती है, हर साल की जाती है, और मुख्य जो अभी इसका उद्देश्य है वो जो सरस्वती नदी है उसका पुनरुद्धार करना है, यानी कि उसे फिर से जीवित करना है और ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण करना है। यह हमारा क्या है, ऐतिहासिक विरासत है, तो उसका संरक्षण भी करना है। नोडल एजेंसी कौन है? तो नोडल एजेंसी हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड, ये चीज़ याद रखिएगा, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। धार्मिक महत्व क्या है कि आदि बद्री जो है ना वो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, ठीक है। और मुख्य गतिविधि में देखेंगे तो सरस्वती आरती अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसको तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन अगर ऐतिहासिक संदर्भ देखेंगे तो ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी के रूप में देखा गया है। 2026 का कौन सा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता बाजार बन गया है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता बना है, वो है हमारा इंडिया। कौन बना है? इंडिया। आप बोलोगे सर पहले नंबर पे कौन है? तो भाई सॉरी टू से, लेकिन बट पहले नंबर पे कौन है? चीन। आप बोलोगे सर भारत में कितने लोग उपयोग कर रहे हैं? तो मैं बोलूँगा भाई 40 करोड़। कितने लोग? 40 करोड़। कहोगे सर चाइना में कितने कर रहे हैं? भाई यहाँ पे 1 अरब से ज़्यादा लोग करते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर हमारे देश में वो कौन सी कंपनी है जो ज़्यादा इसको बढ़ावा दी है? तो वो कौन सी है? जियो एंड भारती जो एयरटेल है ना, उसने, जियो और भारती जो एयरटेल है उसने इसको बढ़ावा दिया। अब बात कर लेते हैं वैश्विक स्थान। भारत अब चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। और भारत ने किसको पछाड़ा है? तो ये यूएसए को पछाड़ा है, ठीक है। 5G उपयोगकर्ता की जो संख्या अभी कितनी, 40 करोड़ है। भारत में 5G रोल आउट दुनिया में सबसे तेज हो रहा है, ठीक है। 99% से अधिक जिलों यानी कि 767 जिला, 778 में से 767 जो जिला है वो 5G सेवा से उपलब्ध है। वैसे जिलों का अगर आप देखेंगे तो कंफर्म कुछ नहीं है, 800 कहीं पे 800, कहीं पे 806 भी देखने को मिल रहा है, तो सब ये कुछ कंफर्म है नहीं। अब तक अब तक देश भर में लगभग जो है 4.69 बेस्ट ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं। प्रमुख ऑपरेटर में अगर देखेंगे आप, तो प्रमुख ऑपरेटर में भारतीय एयरटेल है और रिलायंस जियो है। अगला सवाल है कि 2026 की शुरुआत में किस देश के वाणिज्य मंत्रालय ने पैकेजिंग सामग्री और डिस्पोजल वस्तुओं पर अल्लाह के नाम और अन्य धार्मिक प्रतीकों के उपयोग को कड़ाई से प्रतिबंधित कर दिया है? तो भाई साहब कोई और नहीं, ये सऊदी अरब किया है। सऊदी अरब किस लिए किया है? इसलिए किया है कि भाई जैसे आप सपोज करें कि आप आपके पास चप्पल है, आप सपोज करिए आपके पास चप्पल है और चप्पल पे क्या है, कोई धार्मिक चीज़ लिखी हुई, तो आप उस पे अपना मतलब पैर लगाएंगे, तो क्या होगा कि मतलब आपने भगवान के ऊपर पैर लगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए, जैसे आप कोई पन्नी है, कोई किसी पन्नी पे अल्लाह का नाम लिखा है, आप पन्नी से सामान लिए, सामान को निकाल करके पन्नी को कचड़ा में फेंक दिया, मतलब आप अल्लाह को फेंक दिए। तो इसलिए जो अल्लाह है, अल्लाह के नाम की क्या हो रही है, वो वहाँ पे अपमान हो रहा है। इस वजह से इसको देखते हुए जो वाणिज्य मंत्रालय है उस देश का, सऊदी अरब का, उसने कड़ाई से इसको प्रतिबंधित कर दिया। उसने ये भी बोला कि लोकल सामान तो ठीक है, जो आयात होने वाली सामानें हैं ना, जो बाहर से आएंगे उन पे भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उन्हें कठोर सजा मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैकेजिंग और डिस्पोजल वस्तुओं, कप प्लेट नैपकिन पर अल्लाह का नाम जो है, नाम कुरान की आयतें या पवित्र प्रतीक लिखने पर पूर्ण प्रतिबंध है। कारण है कि जो धार्मिक नाम है उनकी पवित्रता बनाए रखना और उन्हें कचरे में फेंकने से बचाना है। और ये नियम जो है वो लोकल और इम्पोर्टेड दोनों के लिए है। नियम तोड़ने पर सामान जब्त
तो होगा ही होगा, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी और ये 2026 से प्रभावी भी है। अगर आप देखेंगे कि अभी कुछ खास हुआ है तो कुछ खास ये है कि सऊदी अरब कैंसर के इलाज के लिए नई इम्यूनोथेरेपी अनाक्टिवा को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ठीक है। करेंसी की अगर बात करेंगे तो ये सऊदी रियाल है। राजधानी आपकी रियाद है और जो अभी प्रिंस है वहाँ के मोहम्मद बिन सलमान है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे अभी मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ ये मैं पीडीएफ के रूप में वहाँ पे डाल दूंगा। अगर आपको लगता है कि ज्वाइन कर लेना चाहिए तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।